हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 21वीं सदी के बदलते इस परिवेश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करें, कैसे हम लिखें। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखना है। आखिर जो यहाँ जो है प्रासंगिकता की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं किसी भी चीज़ की जब वर्तमान समय में जब उसका रेलेवेंसी, जब उसका इम्पोर्टेंस, जब उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाई जाती है, तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों का क्वेश्चन है, क्या 21वीं सदी के इस बदलते परिवेश में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थी, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसकी प्रासंगिकता है या नहीं। तो इसमें जो है उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी रेलेवेंसी क्या है और उसकी क्या रेलेवेंसी नहीं रही, क्या कारण था कि उसकी जो प्रासंगिकता ख़त्म हो रही है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तब जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 1945 के पहले जो है दुनिया में दो सुपर पावर थे। पहला था आपका फ्रांस और दूसरा था ब्रिटेन। जैसे ही जब 1945 जब का समय दौर आता है, तो 1945 के बाद जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है सुपर पावर नहीं रहे, बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस के अलावे जो है जब शीत युद्ध का दौर आया, तो उस समय जो है सुपर पावर के रूप में दो देश उभरे। पहला था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो 1945 के बाद जो है सुपर पावर के रूप में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि 1945 के पहले जो है दो सुपर पावर कौन कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो ये तो बात हम लोग को समझ में आ गया। हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या 21वीं सदी के इस बदलते परिवेश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों को भूमिका में क्या लिखना होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर हम लोग बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो आधार है, वो कहीं न कहीं शीत युद्ध से प्रभावित था। मतलब जब शीत युद्ध चल रहा था, तब जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसमें आप सब जानते होंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो है दुनिया के 5 बड़े नेता ने किए थे। नेहरू, नासिर, टिटो, क्वामे नक्रुमा और सुकर्नो, ये 5 बड़े नेता थे जिन्होंने जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। तो जैसे ही 1945 से तो कोल्ड वार शुरू होती है और दिसंबर 1991 में जो है क्या होती है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो बहुत सारे विश्लेषकों का, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, जब दुनिया में दो गुट जो थे, जब एक गुट सोवियत संघ के रूप में जब खत्म हो गई और जब एक ही गुट रहा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका सुपर पावर के रूप में, तो जो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन थी, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये तो फिर उसी के आधार पर ये बनी थी। तो कहीं न कहीं इसकी प्रासंगिकता जो है आज के दौर में नहीं रहा है। तो इस कारण से जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता पर सवाल उठाया गया था। उठाया क्यों जा रहा है? क्योंकि शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध के आधार पर ही जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। वैसे ही विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही ये गुट जब जो है समाप्त हो गई, तो ये जो गुटनिरपेक्ष जो है किस बात की, ये तो यहाँ गुट वाली बात है ही नहीं। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो गुट रहा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात आखिर लोग क्यों करते हैं। तो ये कारण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर सवाल उठाने का। तो ये तो हो गई भूमिका में बात।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अप्रासंगिकता पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर जो अप्रासंगिकता पर, इसकी जो अप्रासंगिकता पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों उठाए जा रहे हैं। दोस्तों 1961 में जो है, आप जानते होंगे कि 1961 में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड में होता है। यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड। हालांकि यूगोस्लाविया जो है वर्तमान समय में नहीं रहा, ये भी जो है अलग अलग कई देशों में बट गया। तो आज के दौर में जो है यूगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे देश में बट गया, जिस तरीके सोवियत संघ बट गया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है कहाँ होता है, 1961 के बेलग्रेड में। तो 1961 से लेकर के 18वें शिखर सम्मेलन तक, 1961 से लेकर के 18वें शिखर सम्मेलन तक जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने सारे जो सदस्य राष्ट्र हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने सारे जो सदस्य राष्ट्र हैं, अगर उन सदस्य राष्ट्रों में अगर कोई भी समस्या आई है, जैसे अगर एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग बात करें, जो अमेरिका और ईरान को लेकर के जो बहुत सारे जो मुद्दे चल रहे थे, तेल निर्यात को लेकर के और भी बहुत सारे उन लोग, तो वो दोनों देशों के बीच जो मुद्दे हैं, इस मैटर को लेकर के जो है, इस मुद्दे को लेकर के जो है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मंच है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्लेटफॉर्म है, आज तक जो है वे सारे देश जो है कोई बात नहीं किए, मतलब कोई मदद नहीं किए। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा देश है जो गुटनिरपेक्ष संगठन का ही मेंबर्स है, वो जो वेनेजुएला, जो वर्तमान समय में जो है बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक संकट से दौड़ रहा है। लेकिन आज तक जो है कोई भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में उस देश की जो स्थिति है, उस देश का जो संकट है, उस देश की जो परिस्थिति है, कोई भी शिखर सम्मेलन में जो है उसकी बात को, उसकी मदद को नहीं बात रखी गई है। तो 1961 से लेकर के अभी तक जो है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मेंबर्स हैं, जो गुटनिरपेक्ष संगठन के जो मेंबर्स हैं, इसमें जो विभिन्न देशों के पास जो समस्या आई है, उनकी जो अपनी समस्या आई है, इस बात को लेकर के जो है कोई भी मेंबर्स राष्ट्र जो है, कोई भी सदस्य राष्ट्र जो है आपस में जो है बात नहीं किए, है ना। उनकी समस्या कैसे हल होगी, कैसे समाधान होगा, कोई भी शिखर सम्मेलन में जो है आज तक बात नहीं हुई। तो इस कारण से विद्वानों को लगा कि इसकी जो प्रासंगिकता है, इसकी जो रेलेवेंसी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो ख़त्म हो रही है। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे विद्वानों जो है इसकी प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो जितने सारे जो वर्तमान के जितने सारे जो इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन हुए हैं, उसमें से जो सदस्य राष्ट्र के जो शासनाध्यक्ष हैं और राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, रिसेंट के जितने सारे सम्मेलन हुए हैं, उसमें से बहुत सारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो प्रमुख है देश के, वे लोग जो है शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिए। जैसे हम एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर बात करें, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, उन्होंने 2014 से लेकर के अब तक जो है जितने सारे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन हुए हैं, उस पर जो भाग ही नहीं लिए, है ना। इसके अलावा केवल भारत ही नहीं, जबकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो भारत के साथ साथ अन्य ऐसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है बहुत सारे शिखर सम्मेलन में जो भाग ही नहीं लिए। खासकर जो रिसेंट में जितने सारे सम्मेलन हुए हैं, उसमें से लगभग बहुत सारे देशों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो देश के प्रमुख हैं, वे जो है भाग नहीं लिए। तो ये भी कारण था जिस कारण से लोगों को लगा, विश्लेषकों को लगा, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये कारण था। तो इस प्रकार से विश्लेषकों को लगा कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वर्तमान समय में इसकी जो रेलेवेंसी है, इसकी जो प्रासंगिकता है, वो खत्म हो रही है। लेकिन
ये तो हो गई इसकी नेगेटिव वाली बात, लेकिन इस क्वेश्चन को हमको पूरा कंप्लीट करना है, तो हमको जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है इसकी रेलेवेंसी पर, इसकी प्रासंगिकता को भी लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें इसकी प्रासंगिकता की, इसकी रेलेवेंसी की, तो अगर हम लोग बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की, तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है एक संगठन ना होकर के क्या है, आंदोलन है। तो अगर हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने सारे जो मेंबर्स हैं, जितने सारे जो सदस्य राष्ट्र हैं, वे कहीं ना कहीं लगभग 92 देश ऐसे हैं जो एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के मेंबर्स हैं। 92 कंट्रीज ऐसे हैं, टोटल 120 में से जो है 92 ऐसे देश हैं जो एशिया और अफ्रीका से आते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा, एशिया और अफ्रीका के जितने सारे जो कंट्रीज हैं, जितने सारे जो देश हैं, जितने सारे जो मेंबर्स हैं, वे कहीं ना कहीं उपनिवेशवादी दौर से गुजरे हैं। कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन के क्या रहे हैं, उपनिवेशवाद रहे हैं, है ना, ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो एशिया और अफ्रीका के जितने सारे जो देश हैं, जितने सारे जो कंट्रीज हैं, वे लगभग जो है गुटनिरपेक्ष संगठन के मेंबर्स हैं। और एशिया और अफ्रीका जितने सारे जो देश हैं, उनकी जो समस्या है वो क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है ना, कॉमन है। जो एशिया वाले देश के जो देशों की जो समस्या, ठीक वही समस्या जो है वहाँ भी है, अफ्रीका में भी है ना, गरीबी, भूखमरी, अस्थिर सरकार, संप्रदायवाद, जातिवाद, है ना, धर्म की राजनीति, ये सारी समस्या जो है हमारे एशिया वाले देश में भी है और अफ्रीका वाले देश में भी है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक मंच है, जो प्लेटफॉर्म है, अगर इसका ये लोग प्रयोग करेंगे, इसका अगर ये लोग यूज करेंगे सही से, सकारात्मक तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो साझी समस्या है वो क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से, अगर उनके जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो इनके जो मंच है, अगर इस तरीके के बहुत सारे शिखर सम्मेलन में, जो रिसेंट के शिखर सम्मेलन होते हैं, अगर इस तरीके के मैटर को वहाँ रखते हैं, तो उनके अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, है ना, वे समस्या जो क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल जो है नहीं उठेगी। तो पहला बात ये है। दूसरा, हम प्रासंगिकता के रूप में हम कह सकते हैं कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो वर्तमान दौर में जो है हमारा विश्व जो है बहुत सारे जो है समस्याओं से गुजर रहा है, जैसे आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, और भी बहुत सारे समस्या है ना, जो पूरा विश्व जो है एक तरीके से गुजर रहा है, इसी समस्या से गुजर रहा है ना, उसको झेल रही है। तो अगर जितने सारे जो विकासशील देश हैं, जितने सारे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मेंबर्स हैं, अगर एक साथ खड़े होंगे, एक साथ खड़े होकर के ये जो गुटनिरपेक्ष संगठन है, ये जो आंदोलन है, अगर इस मंच का, इस प्लेटफॉर्म का अगर यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो वैश्विक समस्या है, आतंकवाद, जैविक हथियार, ये सारी जो समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं सारे देश अगर मिल करके काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इस कारण से भी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो रेलेवेंसी है वो बढ़ जाती है, जो प्रासंगिकता है जो बढ़ जाती है। तीसरा, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जितने सारे जो कंट्रीज हैं, है ना, अभी हमने बात किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो कहीं ना कहीं गर्म होते जा रही है। और बहुत सारे जो है मतलब हमारा जो समुद्र का जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, वो बढ़ रही है। तो हिंद महासागर के करीबी वाले देश और प्रशांत महासागर के करीबी वाले देश, वो लगभग देश जो है, वो लगभग आइसलैंड जो है, वो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या है, वो मेंबर्स हैं। तो अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच का प्रयोग करके, है ना, अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच का प्रयोग करके अगर इस पर सारे देश सोचेंगे, तो जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जो डूबने वाले देश हैं, है ना, उसके जल स्तर से जो डूबने वाले देश हैं, वे समस्या जो है कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। तो तीसरा जो है प्रासंगिकता हम ये भी बता सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की।
चौथा हम इसमें क्या क्या कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्यों है वर्तमान के दौर में। चौथा हम ये कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि यूएनओ जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ना। वर्तमान में जो है उनके 193 सदस्य देश हैं। अगर यूएनओ के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद जो है अगर कोई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है तो वो वे क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो है 120 सदस्य देश है। कितने हैं? 120 सदस्य देश है। और दोस्तों आप जानते होंगे कि यूएनओ में जो है उसके संगठन में जो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। और जितने सारे जो विकासशील देश है समय समय पर जो है उस संगठन पर जो है कहीं ना कहीं हमेशा से मांग हो रही है कि यूएनओ का जो है फिर से पुनर्गठन किया जाए, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए। तो अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच का प्रयोग करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मंच का प्रयोग करके अगर सारे जितने सारे जो एशिया और अफ्रीका के जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मेंबर्स हैं, अगर सारे देश मिल करके अगर यूएनओ के सुधार की मांग करती है तो कहीं ना कहीं जो यूएनओ की जो सुधार है वो कहीं ना कहीं संभावना नजर आएगी। तो ज़रूरत है कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने सारे जो 120 सदस्य देश हैं अगर एक साथ मिल जाए और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच का प्रयोग करें तो जो यूएनओ में जो बहुत सारी खामियां हैं, उसके संगठन में जो बहुत सारी खामियां हैं वे कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है। पांचवा हम इसके रेलेवेंसी में ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आखिर वर्तमान दौर में क्यों प्रासंगिक है, क्यों रेलेवेंस है। तो पांचवा हम ये कह सकते हैं कि जितने सारे जो विकासशील देश हैं, खासकर एशिया और अफ्रीका के, अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच का प्रयोग करेंगे तो वे सारे जो विकासशील देश हैं उसकी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसकी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, अगर इस मंच का प्रयोग करेंगे, साथ मिलकर के प्रयोग करेंगे तो उसकी जो है अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो जिस मकसद के लिए चलाई गई थी, अगर इस मकसद पर सही से काम किया जाए, विभिन्न शिखर सम्मेलन में जो रिसेंट के बहुत सारे शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे 2023 में जो है 2023 के अंत में जो है युगांडा में ये प्रस्तावित है। अगर विभिन्न शिखर सम्मेलनों में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने सारे जो विकासशील देश हैं उन सारे शिखर सम्मेलन में उनकी जो अपनी क्षेत्रीय मुद्दा है, उनकी जो अपनी समस्या है, अगर इन समस्या पर बात करेंगे, सारे देश मिलकर के बात करेंगे और अगर उस मंच का अगर प्रयोग करके जो भी शिखर सम्मेलन में जो बातें होती है, जो भी घोषणाएं होती है, जो भी मुद्दे रखे जाते हैं, अगर उस पर सही से क्रियान्वयन किया जाए, सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है कहीं ना कहीं जिस मकसद के लिए हमारे नेहरू जी ने, नासिर टिटो, सुकर्णो और ऐना कुर्मा ने जिस मकसद के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव रखी थी वे कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं प्रासंगिकता को लेकर के, अगर इन सारे काम पर ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन करेगी तो इसकी जो है प्रासंगिकता कहीं ना कहीं वर्तमान के दौर में जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम क्या समझे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वर्तमान के दौर में प्रासंगिक है या नहीं। तो इसी तरीके से और हमारे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।